हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास 11 की है और आज इसमें हम लोग एनिमल किंगडम पे चर्चा करेंगे। एनिमल किंगडम पे जो हमने वीडियो बनाया है ये दो पार्ट में है और पहला पार्ट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें यू नो दैट कि सबसे पहले हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द animal kingdom, and during study of five kingdom system you have already studied about this. What are the important characters? I would like to revise it. एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ इसको। एनिमल्स में देखिए क्या होते हैं कि एनिमल्स हैव नो क्लोरोफिल, सो दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे शो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे डू नॉट शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनमें चूँकि क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। दूसरी बात, इनके जो सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। इसके अलावा इनके अंदर कॉन्शसनेस जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब दे आर मोर अलर्ट दैन द प्लांट्स। लोकोमोशन भी जो है प्लांट्स के अंदर कम होती है, एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं। एनिमल्स हैज मोर टेंडेंसी दैन प्लांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसके अलावा जो है ये यूजुअली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जिस इस तरीके के जो जनरलाइज कैरेक्टर्स है वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुके हैं और कुछ चीज़ें हमने। अब हम आते हैं स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल किंगडम। तो पहले एनिमल किंगडम में सबसे पहले है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी देखिए, जब भी हम किसी ग्रुप को, जैसे एनिमल्स जो है वो क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द एनिमल ग्रुप, तो वो दे शो ए ग्रेट वेराइटी। तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया टू डिवाइड देम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टोकरी में बहुत सारे फल हैं, आप बागीचे में गए, आपने एक साथ बहुत सारे फल को कलेक्ट किया, अमरूद भी है उसमें, मैंगो भी है उसमें, जो भी मिला आपने 5-6 टाइप्स के फ्रूट को आपने कल किया। नाउ जब आप घर पे पहुंचेंगे तो उनको सेपरेट करेंगे, तो यू विल फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया टू डिवाइड देम। उनको आप सेपरेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। ऐसे ही एनिमल्स को जब हम सेपरेट करते हैं, जब उनको हम ग्रुपिंग करते हैं, तो हम कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। उसी क्राइटेरिया को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्राइटेरिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, बॉडी प्लान, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सेगमेंटेशन और नोटोकार्ड। ये देखिए, ये जो 7 जो क्राइटेरियाज दिखाए गए हैं, इनको मैं 1 बाय 1 जो है डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नाम केवल आप याद रखने की कोशिश कीजिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, बॉडी प्लान, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सेगमेंटेशन और नोटोकार्ड। तो चलिए पहला हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप पढ़े होंगे 9 क्लास में, मैं एक बार इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब स्मॉलर यूनिट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके, ठीक है, और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कोई जब ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यू नो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल एक दूसरे के साथ, सिमिलर सेल्स जब एक साथ यूनाइट होंगे तो टिश्यूज बनेंगे। टिश्यू यूनाइट होंगे तो क्या बनेगा? आर्गन बनेंगे। एंड आर्गन यूनाइट होंगे तो आर्गन सिस्टम बनेगा। एंड आर्गन सिस्टम जब एक साथ ऑर्गेनाइज होंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा। यानी अगर हम जरा अपोजिट डायरेक्शन से देखें तो individuals have many organ system, and each organ system has many organ, and each organs has many tissues, then tissues has many cells. ओके, तो इस तरीके से ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो देखने को मिलता है एनिमल्स के अंदर। तो कितने तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं उसको अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आपको बताया कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 4 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल्स के अंदर पढ़ने हैं हम लोग को। जो
अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए, अगर लेवल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको एनिमल किंगडम की स्टडी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यही नहीं समझ में आया तो आप चाहे जितना भी लाइन बाय हार्ट उसको लर्न करने की कोशिश करें, हमको दिक्कत होगी। इसलिए जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, वैसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन हिरार्किकल ऑर्डर में देखा जाए तो टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम होगा, यानी ये सबसे सिंपल होगा। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो किया जाता है किस उसमें, वो पोरीफेरा में होता है, फाइलम पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन अब पोरीफेरा से थोड़ा सा एडवांस कौन सा होता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में होता है। इसी तरह से ऑर्गन लेवल में प्लेटी हेलमिंथेज अकेला फाइलम है। अब इसके बाद जितने भी आपको फाइलम मिलेंगे दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है, सेलुलर केवल पोरीफेरा में पाया जाएगा, इसका मतलब टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तो पोरीफेरा में नहीं होगा। अब टिश्यू लेवल देखिए, टिश्यू लेवल किस में होगा, सिलेंट्रेटा में होगा और टीनोफोरा में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है टिश्यू लेवल और कहीं नहीं पाया जाएगा। तो ये ऑर्गन लेवल किस में पाया जाएगा, प्लेटी हेलमिंथेज में पाया जाएगा। और बाकी जितने इसके हेलमिंथेज हैं, चाहे वो एनिलिडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, उसमें कौन सा पाए जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको बस फोकस ये करना है कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफाई है सेलुलर पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ऑर्गन लेवल प्लेटी हेलमिंथेज, ये हमको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद से अगर हम क्लोज सिस्टम लेवल में देखें तो दो कैटेगरीज और हो जाती है यहाँ पे, ओपन और क्लोज टाइप। अगर जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर वो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं पे साइनस नहीं है, चैम्बर्स साइनोसिस नहीं है, तो वो ओपन नहीं हो रहा है, जैसे आर्थ्रोपोडा में होता है, तो वो ओपन टाइप, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप होगा, क्लोज टाइप एनिलिडा में होगा, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। तो एनिलिडा और वर्टिब्रेटा इसके दो फाइलम है। ओपन में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सबसे मेन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो है सिमेट्री। अब ये सिमेट्री में यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, 3 तरह के डायग्राम शो किए गए हैं। अब अगर पहले फिगर को आप ध्यान दीजिए तो दिस फिगर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एट एनी रेडियस। आप इसको किसी भी प्लेन में काटने की कोशिश कीजिए कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इट विल बी नॉट डिवाइडेड। तो ऐसे जो कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी को हम 2 पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते इन ए प्लेन, एक प्लेन में, किसी प्लेन से इनको 2 भागों में, इक्वल भागों में, 2 इक्वल हाफ्स होने चाहिए, तो नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, यानी बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे अब ये कहाँ पाया जाएगा, तो स्पंजेस जो होते हैं ना, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनकी बॉडी का शेप इरेगुलर होता है, इसलिए हम इनको 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। अब आ जाइए रेडियल सिमेट्री पर। अब रेडियल सिमेट्री को समझने के लिए जरा इस डायग्राम को देखिए। अगर कोई बॉडी स्फेरिकल है तो आप उसको किसी भी रेडियस, किसी प्लेन में कट कीजिए जो सेंटर से होकर कट होना चाहिए, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसे बॉडी को जिसको हम किसी प्लेन में 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब ये कौन शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि पोरीफेरा में तो एसिमेट्री हो गई, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का नाम क्यों लिखा गया है, और लिखा गया है तो कुछ खास बात होगी, तो इसलिए खास बात ही है, इसको याद रखना पड़ेगा। इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होते हैं, जैसे स्टारफिश है, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन उनके लार्वा जो होते हैं ना, वो बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब ये एक तरह का यूनिकनेस है कि काइनोडर्मेटा को बाईलेटरल सिमेट्री शो करना चाहिए, लेकिन उसके एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, समझ में आया बात। लार्वा लेकिन जो है वो क्या शो करते हैं, वो बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाईलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, अगर इस फिगर को देखा जाए तो दिस फिगर कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स ओनली इन 1 प्लेन। केवल एक प्लेन में हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
अब ऐसे सिमेट्रिकल बॉडी को जिसमें टू लेटरल हाल्व्स इक्वल होते हैं उनको हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स इन ओनली वन प्लेन। अब एग्जांपल जैसे ह्यूमन है, फ्रॉग है, ठीक है। अब बाइलेटरल सिमेट्री एनीलिडा के बाद आप देखिए तो जितने मेंबर्स हैं एनीलिडा के बाद सब के सब बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, ओके। रेडियल सिमेट्री बल्कि सेलेंट्रेटा के बाद ही अब प्लेटी एलमेंथी जैसे एलमेंथी से लेकर सभी के सभी जो है बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आप यहाँ पर समराइज करें, एसिमेट्रिकल में पोरीफेरा हो गया, रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा हो गया, बाकी रेस्ट जितने आपको फाइलम मिलते हैं सब बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो। अब यहाँ पर थोड़ी सी याद करने वाली बात क्या आ गई, काइनोडर्मेटा की। काइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री एडल्ट शो करते हैं और जो लार्वा जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ओके। सिमेट्री के बाद आप नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग जो है नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और सीलोम एक्चुअली होता क्या है, एक कैविटी है, लेकिन स्पेसिफाई क्या है कि इट इज लाइंड बाई मेजोडर्म, a cavity that is covered by या bounded by mesoderm is called coelom। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में देखिए पहले, इससे पहले मैं बता दूं कि 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, तो ये 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। इनमें देखिए कि यहाँ पर ये जो हल्के लाइटिश ब्लू कलर में जो दिखाया गया है ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म दिखाया है। यहाँ पर जो ये पिंक कलर ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये मेसोडर्म है, और यहाँ पर येलो कलर में, अंदर येलो कलर में ये इंडोडर्म है, सॉरी हाँ सॉरी ओके। जो ब्लू कलर में है वो क्या है, एक्टोडर्म है, ये जो ऑरेंज कलर में है ये मेसोडर्म है, और जो येलो कलर में है इंडोडर्म है। ये तीनों में आप देख सकते हैं। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये एक्चुअली क्या है, इसमें सीलोम क्या है, क्यों इसको सीलोम कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो कैविटी है, जो ऑरेंज कलर के बीच में जो ये कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। क्यों सीलोम कहते हैं, क्योंकि देखिए ऑरेंज दोनों तरफ से ऑरेंज कलर से ये बाउंडेड है, यानी इफ ए कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म देन इट इज कॉल्ड सीलोम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ ए कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म देन इट इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है। तो ये सीलोम है। इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एसीलोमेट होगा। और इसमें देखिए ये पिंक कलर की लाइन के अंदर जो लाइन जो कैविटी है वो ब्रेक है, कई टुकड़ों में टूटी हुई है, बीच में टिश्यूज़ का इंटरप्शंस है। तो इसलिए ये सीलोम तो बन रहा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो सीलोमेट कहते हैं। और ये आप देखिए कि जो मेसोडर्म के बाद कोई कैविटी है ही नहीं है। जो यहाँ पर ये व्हाइट कलर की जो कैविटी दिख रही है ये इंडोडर्म से लाइंड है, ये मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए इसको हम सीलोम कहेंगे नहीं। तो ये एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट, ये 3 कंडीशन से यहाँ शो की गई है। और यही 3 तरह का नेचर ऑफ सीलोम होता है। नेचर ऑफ सीलोम कितने तरह का होता है, एसीलोमेट। अब हम ये जानेंगे कि ये सीलोमेट किस में पाया जाता है। एसीलोमेट सीलोम ऑप्शन और ये प्लेटी हेलमिन्थीज में पाया जाता है। सीलोम की अगर देखा जाए तो प्लेटी हेलमिन्थीज में सीलोम नहीं होता है, ये सीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट यानी जहाँ पर सीलोम कैविटी तो होती है लेकिन मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो स्यूडोसीलोमेट ये एस्केलमेंथीज में होता है। तो देखिए एसीलोमेट का एक एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिन्थीज एक ही है, स्यूडोसीलोमेट का एक ही एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज, इसी ग्रुप में पाए जाते हैं। अब बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होंगे ये जो एस्केलमेंथीज के बाद यानी एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, वो सीलोमेट हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कैविटी पाई जाती है, जैसे पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील होता है। पोरीफेरा के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। जो सिलेंट्रेटा के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम सिलेंटेरॉन बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा में ब्लड भरा होता है कैविटी के अंदर, उसको हम लोग हीमोसील बोलते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैविटी और उनके नाम थे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बॉडी वाल। तो बॉडी वाल में देखिए, बॉडी में यहाँ पर देखिए 2 वाल, या तो बाहर एक्टोडर्म है, अंदर इंडोडर्म है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी वाल है उसमें 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तब इसको हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जब 3 लेयर हो जाए, तो देखिए यहाँ 2 लेयर जो बॉडी वाल है तो इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे।
अब हमको ये जानने की जरूरत है कि डिप्लोब्लास्टिक कहाँ पाया जाता है। तो मेंबर ऑफ सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दो ऐसे फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। द रेस्ट ऑफ द फाइला आर इंक्लूडेड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद से पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ये भी देखिए डायरेक्ट कब होगा, जब जाइगोट से सीधे सीधे एडल्ट बन जाए। लार्वा यहाँ पर नहीं बन रहा है, डायरेक्ट में क्या होता है, लार्वा नहीं बन रहा है, जाइगोट से सीधे एडल्ट बन रहा है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट कहेंगे। और अगर जाइगोट के बाद लार्वा बन रहा है फिर एडल्ट बन रहा है, अगर लार्वा बीच में आ रहा है, लार्वा बीच में बन रहा है, मैंने जाइगोट से एडल्ट का डेवलपमेंट वाया थ्रू लार्वा हो रहा है, तो इसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। सेगमेंटेशन, अनसेगमेंटेशन बॉडी सेगमेंटेड नहीं होगी, जैसे पोरीफेरा के अंदर है, सीलेंट्रेटा के अंदर है, स्केलमेंथीज के अंदर है। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन टेपवर्म में है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये एनीलिडा के अंदर देखिए बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों तरफ से डिवाइडेड होती है, मतलब बाहर से जो डिवीजन दिखेगा वो अंदर भी डिवीजन होता है। तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम एनीलिडा में कहते हैं, जैसे अर्थवर्म है, नेरिज है, लीच है, इसमें ये पाया जाता है। और नोटोकार्ड यू वेल नो कि आप जो है नोटोकार्ड क्या होता है, एक रॉड से भी स्ट्रक्चर होती है। प्रेजेंट है तो वो कार्डेटा में चले जाएंगे, ठीक है, और अगर एब्सेंट है तो वो कार्डेटा में नहीं होंगे, यानी कार्डेटा के अंदर वही ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, एंड जिसमें नोटोकार्ड नहीं होगा वो रेस्ट ऑफ द फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। अभी तो हम लोगों ने क्राइटेरिया पढ़ा, क्राइटेरिया को एक बार समराइज कर दूं। हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फिर बॉडी सिमेट्री देखेंगे, फिर जो है बॉडी वॉल देखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद से फिर डेवलपमेंट देखेंगे, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, फिर सेगमेंटेशन देखेंगे, फिर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड देखेंगे। ये 6 क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। क्लासिफिकेशन देखिए तो एनिमल किंगडम को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक है सेलुलर लेवल, एक वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और इनका एक ही फाइलम है, वो है पोरीफेरा, ठीक है ना। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन केवल पोरीफेरा दिखाता है। अब अगर दूसरा ग्रुप है उसमें ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन जो रेस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। एक 2 ग्रुप बनाए गए, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो और अदर टाइप्स के जैसे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। अब सेलुलर लेवल में एक फाइलम हो गया पोरीफेरा, और इसमें फिर 2 ग्रुप में बांट दिया गया। इस सिमेट्री के बेस पे 2 ग्रुप में बांट दिया गया। सिमेट्री आपको ने पढ़ा कि 2 तरह की सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलेटरल। ये सिमेट्रिकल तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले दिखाएंगे। तो रेडियल सिमेट्री में जो शो कर रहे हैं इनको फिर 2 ग्रुप में बांटा गया, 2 फाइलम में बांटा गया, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये 2 फाइलम ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मैंने बताया कि ये ह्यूज ऑर्गेनिज्म ग्रुप है, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिड कार्डेटा ये सब आ जाएंगे बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाले। अब बायलेटरल देखिए यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर डिवीजन हुआ, यहाँ पर सिमेट्री के बेस पर डिवीजन हुआ, यहाँ पर डिवीजन सिलोम के बेस पर हुआ। अब 3 तरह के सिलोम आपको बताया कि सिलोम अगर नहीं है तो ये सिलोमेट, स्केलमेंथ, प्लेटीहेल्मिन्थीज। स्यूडोसिलोमेट, अगर सिलोम कैविटी है बट मेसोडर्म से लाइंड नहीं है तो स्यूडोसिलोमेट हो गया। यहाँ बस सिलोमेट में क्या होगा, कैविटी प्रेजेंट भी होगी, मेसोडर्म से कवर्ड भी होगी, यानी ये ट्रू सिलोम नहीं होगी। ये जो ग्रुप दिखा है ये ट्रू सिलोमिक कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद से कुछ फाइलम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फाइलम पोरीफेरा। अब यहाँ पर आपका 2 मिनट थोड़ा समय लेना चाहूँगा कि बताने के लिए कि अगर हम फाइलम के इतने सारे कैरेक्टर हैं, हम लोग 10, 12, 11 फाइलम स्टडी करने हैं, सबके अगर हम पॉइंट पर्टिकुलर कैसे याद रखें, तो देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्राइटेरिया आपने पढ़ा, अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया में आपके पास 2 या 3 ऑप्शन थे। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं ये बताऊं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके सामने क्या आता है, तो सेलुलर हो सकता है,
या तो टिश्यू लेवल हो सकता है, या आर्गन सिस्टम हो सकता है, या आर्गन सिस्टम हो सकता है। ये 3 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप ध्यान में रखिए, सेलुलर, टिश्यू और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है, जो सेलुलर है वो केवल पोरीफेरा शो करते हैं, यानी फाइलम पोरीफेरा में केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर किया जाए तो वो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में होता है, और रेस्ट जो मेंबर्स होते हैं वो आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसी तरह सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में होता है, बाकी सब बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इसी तरह से आप देखिए, अगर सिलोमिक में देखा जाए तो 3 कैटेगरीज है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो ये सिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थीज में हो गया, स्यूडोसिलोमेट एस्कीहेलमिन्थीज में हो गया, और रेस्ट ऑफ द जो फाइला है उसके अंदर सिलोमेट कंडीशन है। तो आप हर फाइलम को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स से आप उसको जो है, जो ये कैटेगराइजेशन अगर उससे रिलेटेड करके याद करें तो आपको क्राइटेरिया से रिलेटेड 5 कैरेक्टर आपको कम से कम याद हो जाएंगे। हर फाइलम का 5 कैरेक्टर बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको कुछ और क्या याद करना है, हर फाइलम का कोई ना कोई कॉमन नेम है, उसको याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए पोरीफेरा है, उसको हम लोग स्पंज बोलते हैं, स्पंज दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंज। प्लेटीहेलमिन्थी जो फ्लैट वर्म बोलते हैं, एस्कीहेलमिन्थ। तो अलग अलग जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि हर फाइलम का एक पर्टिकुलर क्या है, नेम है, तो वो नेम याद रखिए। अब इसके बाद कुछ यूनिकनेस है, हर फाइलम की 1-2 यूनिकनेस आप याद रख लीजिए। आपके पास देखिए 6-7 कैरेक्टर जो है का एक सेट तैयार हो जाएगा, और उसके बाद एग्जाम्पल। एक बार आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ आपने ये सब याद कर लिया तो बाकी एडिशनल नॉलेज आप पढ़ते जाइएगा। और कहते हैं ना कि अकेले अगर तुम सफ़र पर निकल चलिए तो कारवां तो अपने आप बनता जाएगा। जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो नॉलेज है ना वो आपके साथ ऐड होता चला जाएगा, फिर आप एक अच्छी जानकारी आपके पास हो जाएगी। बट आप पहले शो तो कीजिए, पहले इंटरेस्ट तो शो कीजिए, इंटरेस्ट शो करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। चलिए अगला, तो पोरीफेरा की मैं बात कर रहा था। पोरीफेरा में देखिए, और एक और चीज़ है, हर फाइलम का एक पर्टिकुलर नेम जो होता है ना वो किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे आप पोरीफेरा है, अब पोर, ये पोर मतलब होता है माइन्यूट पोर्स जो होता है ना, छिद्र जिनको हम लोग बोलते हैं। फेरा यानी बियरिंग, यानी हम पोरीफेरा को क्या कहते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स। इनकी बॉडी पे आप माइन्यूट पोर्स पाए जाएंगे, इसलिए इनका नाम पोरीफेरा पड़ गया। तो देखिए कि कैरेक्टर यहीं से आप अगर निकाल सकते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर हमने यहाँ पर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, यानी जो पोरीफेरा के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उनको अलग किया, जनरलाइज कैरेक्टर को अलग किया है। पहला तो जो है बॉडी के नेम से ये कैरेक्टर लिया, पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, हेंस द नेम दैट पोरीफेरा। पहला कैरेक्टर यही हो गया कि पोर बियरिंग एनिमल्स। दूसरा कॉमनली, इनको हम लोग स्पंज कॉमनली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम यू नो कि जैसे कि जो वाटर कहीं से इन करे वो बाहर कहीं से निकले, तो इनकी बॉडी में बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, और उन पोर को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया, और उन्हीं ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर पोर, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो देखिए माइन्यूट पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं पोर के थ्रू वाटर इनकी बॉडी में इन होते हैं, और यहाँ पर एक लार्ज पोर होता है आस्कुलम, उनसे होकर के वाटर बाहर निकल जाता है। तो वाटर ऑस्टिया से इन होता है, आस्कुलम से बाहर निकल जाता है, तो ये एक तरह के कैनाल सिस्टम बनाते हैं, और ये पोरीफेरा का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो ऑस्टिया से होते हुए वाटर कहाँ आएगा, स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल से होते हुए आस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ये कैनाल सिस्टम, और ये कैनाल सिस्टम इनकी लाइफ लाइन है। ये इनके रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन हर प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन स्पंजेज इन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इस तरह। दूसरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो बॉडी होती है उसमें जो है क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन जो होगा वो सिलिका स्पंजिन का या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। सिलिका किसका बना होगा, सिलिका का बना हो सकता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है, या स्पंजिन का बना हो सकता है, और यही इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस भी बन जाता है आगे पोरीफेरा जो डिवाइड होता है। हालांकि हम लोग को इतना डिटेल में नहीं जाना है।
उसके बाद स्पंजेज हार्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि लार्वा फॉर्म होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है एक से लार्वा, जाइगोट से लार्वा से एडल्ट बनेंगे। तो ऐसे डेवलपमेंट को जिसमें इंटरमीडिएट स्टेज लार्वा को, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अब लार्वा को भी हमें याद रखना होगा। यहाँ पे जो लार्वा होता है उसका नाम है पैरेनकाइमूला, या इसी को एम्फीब्लास्टुला भी बोलते हैं, उस लार्वा का नाम है। तो ये लार्वा का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसके कुछ जनरलाइज कैरेक्टर हैं, जैसे ये मोस्टली मेरीन होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? मेरीन होते हैं। और कुछ आपको फ्रेश वाटर पाए जाएंगे, स्पॉन्जिला जैसे है। यहाँ पर पोरीफेरा, अब देखिए ये बेसिस ऑफ क्राइटेरिया से लिया गया है। पोरीफेरा क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है, एसिमेट्रिकल है, और इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। ठीक है। अच्छा, अब बॉडी में दो वाल होती हैं, जो बॉडी वाल डिप्लोब्लास्टिक है तो दो वाल हैं। तो वो चूँकि एक्टोडर्म, इंडोडर्म, लेकिन वो स्पेशलाइज होती हैं, इसलिए इनका यहाँ नाम अलग अलग दे दिया गया है। एक्टोडर्म को पिनैकोडर्म कहा जा रहा है, पिनैकोडर्म। ठीक है। एक तरह की स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं। उसके बाद से जो इनर जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं क्वाइनोडर्म। क्वाइनोडर्म में स्पेशलाइज सेल्स है, क्योंकि ये बाईफ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, इसमें टू फ्लैजिला पाई जाएंगी, जो वाटर करंट को मूव करने में हेल्प करेंगी। तो ये स्पेसिफिक नाम ये दिया गया है। इनके एक्टोडर्म को पिनैकोडर्म और इंडोडर्म को क्वाइनोडर्म कहा जाता है। इनमें डाइजेशन इनसाइड द सेल होगा, यानी इंट्रासेलुलर होगा, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होगा, जिसको जेम्यूस कहते हैं हम लोग। यहाँ पर स्पंजेस के अंदर, ये तो आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्पंज के अंदर रीजनरेशन की पावर हाई होती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो यू स्पंजिया, ल्यूकोसोलेनिया और साइकान स्पंजिला, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखें, ये देखिए, ये ल्यूकोसोलेनिया है, ये यू स्पंजिया है, और ये स्पंजिला। ठीक है। अब आ जाइए सिलेंड्रेटा के ऊपर। तो सिलेंड्रेटा में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले इनको देखा जाए तो इनमें ट्रू सिलोम एब्सेंट होगा। इसमें सिलोम तो आप देखिए प्लेटीहेलमिन्थिस से पाया जाना शुरू होगा, वो भी फालसी होंगे। यहाँ पर देखिए एक कैविटी होती है जिसको हम लोग सिलेंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। इनके अंदर जो कैविटी होती है उसको हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, एंड दैट ओपन आउटसाइड, जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। यानी सिलेंट्रॉन ओपन आउटसाइड बाया हाइपोस्टोम और माउथ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। टेंटिकल्स से ये सराउंडेड होते हैं, जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं टेंटिकल्स। अच्छा, इनकी जो बाल होती है ना, जो एक्टोडर्म होते हैं, उनके ऊपर जो है नीडोब्लास्ट सेल्स, नीडोब्लास्ट है, इन्हीं को हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। ये एक्टोडर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये इनको हेल्प करते हैं इनकोरेज, यानी किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में, डिफेंस और ऑफेंस में। ये डिफेंस ऑफेंस इसलिए कहा गया कि यहाँ पर आप देखिए, ये नीडोब्लास्ट सेल है, इसमें ये टेंटिकल्स के बेस पे नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। इनमें एक तरह के पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस ये रिलीज करते हैं, और ये स्टिंगिंग सेल की सहायता से अपने शिकार को क्या करते हैं, वो उनको पैरालाइज कर देते हैं, और इस तरीके से वो उनको जो फूड होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं। और ऑफेंस में अगर कहीं इनके जो एनिमीज है अटैक कर रहे हैं, तो उनको भी ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टिंगिंग सेल से उनको भगा सकते हैं। एनिमल जो है दो, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सिलेंट्रेट के मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं, वो दो तरह के बॉडी फॉर्म शो करते हैं। पॉलिप, ये सेक्सुअल फेज है, और मेडूसा, ये सेक्सुअल फेज है। अब यहाँ पर पॉलिप क्या होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं, सेसाइल होते हैं। हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा में क्या होंगे, सिलेंड्रिकल और सेसाइल होंगे। और दूसरी तरफ जो है जो ऑरेलिया एक इसका मेंबर है, ऑरेलिया के अंदर जो मेडूसा होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। और ओबेलिया जो इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, इसमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं, दोनों 1 by 1 अल्टरनेट होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है मेटाजेनेसिस, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस।
तो ये पॉलिप और जो मेडुसा फॉर्म है अल्टरनेट होते रहते हैं इसमें जो है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर एक और देखा जाए तो जनरल फीचर सब देखा जाए, जो जैसे कि एनिमल्स होते हैं मोस्टली मैरीन होते हैं, इसमें हाइड्रा केवल फ्रेश वाटर है। उसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शो करेंगे। सेलुलर के बाद क्या आता है, टिश्यू लेवल। उसके बाद से ये इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर होता है। और ये जो कुछ जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं वो कोरल जो लाइक कोरल्स होते हैं, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, ठीक है, कोरल्स। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बर्डिंग के द्वारा होगा। इनके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अगर देखे जाएँ तो देखिए जेलीफिश, ओबेलिया को जेलीफिश कहा जाता है। सी एनीमोन, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ओबेलिया का ओबेलिया, ठीक है ना। और ये जो है क्या है, सी एनीमोन है। और यहाँ पर ये स्टिंगिंग सेल को दिखाया गया है, ठीक है ना। ये हाइड्रा है, यहाँ पर ये हाइड्रा को आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये स्मॉल बड है, ठीक है ना। इसी से वो वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो इसके बाद से एक और ग्रुप है, इसका मेंबर है टीनोफोरा। टीनोफोरा एक स्मॉल ग्रुप है, सिलेंट्रेटा से ही रिलेटेड है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर जो हैं, ये इनको कॉम्ब जेली या सी वालनट कहते हैं। ये मेस्टली मेरीन होते हैं और बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक होगी। इनके अंदर देखिए, अच्छा एक बात और, सिलेंट्रेटा के मेंबर के अंदर एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक मिडिल लेयर पाई जाती है। ए सेलुलर होती है, सेलुलर नहीं होती, ए सेलुलर, यानी वो केमिकल्स होते हैं उसमें, सेल्स एमिबोसाइट्स से अदर सेल फ्लोट करते हैं, बट दिस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस सेलुलर लेयर, इसलिए 3 लेयर नहीं माना जाता है, 2 लेयर ही माना जाता है डिप्लोब्लास्टिक। तो उनको मीजोग्लिया कहा जाता है, मीजोग्लिया, ठीक है। और जो इसके अंदर जो है एमिबोसाइट्स या लूज मसल सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इनमें ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो इनकी बॉडी होती है उनके ऊपर 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती है, 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है, इसीलिए इनको कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। इनमें गैस्ट्रुलर वेस्कुलर जो कैविटी होती है वो ब्रांच होती है। सिलेंट्रेटा में ब्रांच आपको नहीं दिखेगी, ये ब्रांच होते हैं। और ये ओपन जो माउथ, जिसको हम लोग सिलेंट्रेटा में जो सिलेंट्रान था उसकी ओपनिंग को माउथ कहा जा रहा था, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, स्टोमीडियम, स्टोमोडियम इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ और कैरेक्टर देखते हैं। एनिमल बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस लाइट को एब्जॉर्ब कर इमिट करते हैं, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही में, दोनों एक में पाए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, यानी लार्वा नहीं बनेंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है टीनोफोरा। देखिए इसके ऊपर 8 कॉम्प्लेट्स भी पाई जा रही हैं आप। और दूसरा एग्जाम्पल है हर्मीफोरा और प्लूरोब्रेकिया। इसके बाद से प्लेटी हेलमिन्थीज में आ जाइए। प्लेटी हेलमिन्थीज को कॉमनली हम फ्लैट वर्म कहते हैं और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सोल लेवल या आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं और इंडो पैरासाइट के 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने हैं। ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द पैरासिटिक एडाप्टेशन। तो ये होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की ठीक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है और हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं जिससे अपने होस्ट से फूड को, रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। इनमें जो एक्सक्रीटरी आर्गन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी आर्गन्स होते हैं जो इनको एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लेटी हेलमिन्थीज के मेंबर हार्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ इनडायरेक्ट होगा, यानी लार्वा फार्म होते हैं, कई तरह के लार्वा इसमें बनते हैं। प्लेनेरिया जो इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो हाई डिग्री ऑफ रिजनरेशन शो करता है। प्लेनेरिया को इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ द इमॉर्टल बिलो द एज ऑफ नाइफ, यानी चाकू की धार के नीचे भी अमर होता है। कई टुकड़ों में तोड़ काट दीजिए फिर भी ये उनमें से नए प्लेनेरिया ग्रो हो जाएँ। तो एक एग्जाम्पल में प्लेनेरिया याद कर सकते हैं, टीनिया सोलियम यानी टेपवर्म है, फैसियोला हिपैटिका यानी लीवर,
लुक है। लास्ट जो ग्रुप है वो है फाइलम एस्केलमेंथिस। यहीं से आपको देखिएगा सीडोसिलोमेट होता है। इनको हम लोग कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। प्लेटीहेलमिन्थेस में देखिए बॉडी फ्लैट है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म कहा गया था। यहाँ पर जो बॉडी है वो क्या है, सिलेंड्रिकल, इसलिए इनको राउंड वर्म कहा गया है। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट्स भी फार्म में पाए जाते हैं। बॉडी है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमिक एंड हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, जबकि प्लेटीहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट था। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी अब यहाँ देखिए मेल और फीमेल अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए ये मेल है, फीमेल जहाँ पर ये कर्विंग जिसमें ज़्यादा होता है ना, ये फीमेल लंबी भी होती है और इसके इंड पर एक कर्विंग होती है, इसलिए मेल और फीमेल को हम आसानी से पहचान सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, कुछ मेंबर में डायरेक्ट भी होता है, कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है। इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस और बुचरेरिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं एस्केलमेंथिस के। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है मैंने कवर किया है इस वीडियो के अंदर, फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम एनिलिडा से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑल ऑफ द फाइलम जो है फाइला इसके अंदर इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगेन आपके सुझाव का हम वेट करेंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।